अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। यकीनन आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि कोई भी सामान या खाना खरीदने से पहले उसको ये देख लें कि वो हलाल है या नहीं है। अब आप ये मत समझना कि योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि हलाल खाना खाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने समारोह के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि जिस खाने या जिस सामान पर ये लिखा हुआ है कि ये हलाल सर्टिफाइड है यानी ये हलाल है, तो उसको बिल्कुल भी मत खरीदना। जो हलाल नहीं हो उसको आप लोग खरीदना। अब मैं अगर इसकी सीधी और सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, हलाल का मतलब होता है कि मेहनत के पैसे से कमाई हुई चीज़, एक नंबर के पैसे से कमाई हुई चीज़, और इसी का उल्टा होता है हराम। हराम का मतलब होता है मारे हुए पैसों से चीज़ खरीदी हुई चीज़, किसी का हक मारकर लाया गया पैसा, बिना मेहनत के कमाया गया पैसा, ये सारी चीज़ें हराम की कैटेगरी में आती हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ पर बोल रहे हैं कि हलाल खाना हलाल सामान आपको नहीं खरीदना है, और उसके पीछे की वजह भी बता रहे हैं, वो उसके पीछे की ऐसी वजह बता रहे हैं जो आपकी समझ में भी नहीं आएगी। तो जब से योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है तब से दुनिया भर के जो पत्रकार हैं, जो जेन्युइन पत्रकार हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़े होकर इस तरह के भाषण कैसे दे सकता है। आप किसी देश के प्रधानमंत्री हो या किसी स्टेट के राज्य के मुख्यमंत्री हो, जब आप एक संवैधानिक पद पर बैठते हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ज़ुबान से जो भाषण निकल रहे हैं, जो शब्द निकल रहे हैं, वो एक समान जनता के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके मुख से निकले हुए शब्दों से किसी का मन को चोट लगे या किसी का मन दुखी हो। फिलहाल अगर आप इनके बहुत सारे बयान उठा के देखेंगे तो कई सारे बयानों में ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि एक विशेष समुदाय के लोगों को आहत होता है और चोट पहुंचती है। तो फिलहाल मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, आगे की बात आपको बताएंगी आरिफा खानम। आरिफा खानम कौन है? द वायर की पत्रकार है जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति या दूसरी पार्टियों का कोई भी व्यक्ति इस तरह के भाषण का इस्तेमाल करता है किसी एक विशेष समुदाय के प्रति, या मैं कहूं कि मुसलमानों के तरफ इशारा किया जाता है, तो उस चीज़ को उठाकर दुनिया के सामने रखती हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर भी इन्होंने बड़े बड़े ऐसे ही खुलासे किए हैं। तो आप लोगों से मेरी एक विनम्र अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि आरिफा खानम की पूरी बात को सुनना, इस वीडियो को देखना। आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसके लिए अब तक आपकी आंखें बंद थी। तो अपनी आंखें खोलिए, इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं आरिफा खानम शेरवानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूं तो उनका पूरा जीवन का इतिहास हमारी आंखों के सामने है, लेकिन जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, मुसलमानों से और इस्लाम से जो उनका इश्क है, जो उनका ऑब्सेशन है, वो देखते ही बनता है। वो मुंह खोलते हैं और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान ये कहते हुए उनकी सुबह होती है और यही कहते हुए उनकी रात होती है। पिछले अगर 3 नहीं मैं कहूँगी 5 भाषण आप उनके उठा लीजिए, लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगलते हैं, इस्लाम के खिलाफ वो जहर उगलते हैं। और अब ये देखिए कि नया उन्होंने शगुफा छोड़ दिया है। वो ये कह रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। वहाँ जो लोग उस महफिल में मौजूद थे, जो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को वहाँ संबोधित कर रहे थे, आरएसएस से हालांकि कोई कभी लेना देना नहीं रहा योगी आदित्यनाथ का, लेकिन वहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पे वो वहाँ बोल रहे थे। हमेशा की तरह भगवा कपड़ों में वो वहाँ मौजूद थे और वहाँ तमाम ऑडियंस बैठी हुई थी। उनके सामने वो ये कह रहे हैं 25,000 करोड़ की वो बात कर रहे हैं कि ये 25,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है और हलाल सर्टिफिकेशन के ज़रिए 25,000 करोड़ रुपए जनरेट होते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने तमाम ये प्रोडक्ट और हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया है। वहाँ बैठे हुए लोगों से वो इस बात की उन्होंने अपील की कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उस पर देख लीजिए, अगर हलाल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है तो उसको मत खरीदिए। इसके अलावा ये सब कहने के अलावा, यानी कि मुस्लिम जो बिजनेसेस हैं उन पर सीधे तौर पर अटैक करने के अलावा जिस मक्कारी भरे तरीके से वो हंस रहे थे ये कहते हुए, खासकर जब उन्होंने एक लाइन कही है, जब वो हलाल का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि माचिस जब आप जलाते हैं,
अगर आप उसे आहिस्ता आहिस्ता जलाइए तो आग लगेगी ही नहीं, आपको झटके में इसे जलाना पड़ेगा, तभी आग लगेगी। यानी जिस तरह से वो जो जिसे छांगुर बाबा कहा जाता है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो व्यक्ति किसी तरह का कोई धर्मांतरण का रैकेट है, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको पकड़ा है, वो व्यक्ति अभी जेल में भी है। उसके नाम पर जब वो जलालुद्दीन बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे, यानी वो ये बता रहे थे मुख्यमंत्री कि इस व्यक्ति का ये मुस्लिम नाम है और इसलिए इससे नफरत की जानी जरूरी है, इसलिए ये आतंकवादी है, इसलिए ये आरोपी है, इसलिए इसको जेल में बंद किया गया है। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन का ये पूरा एक शिगुफा जो छोड़ा है, क्या कोई रिसर्च हमारे सामने रखी उन्होंने? कोई ऐसी स्टडी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है? किसी पुलिस के उनके महकमे ने ये रिपोर्ट सामने रखी है? उनके पास तो पूरी सरकार है, हमारे सामने कम से कम ला के कोई डेटा, कोई फिगर तो वो रखते। सिर्फ मुख्यमंत्री ने कह दिया और ये चीज मान ली जाए। आइए सुन लेते हैं। कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है, वो मानते थे छांगुर बाबा है। जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं। तो यानी वो ये कह रहे हैं कि राज्य में जो हलाल प्रमाणित यानी हलाल सर्टिफाइड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दावा वो ये कर रहे हैं कि ये हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे जो 25,000 करोड़ की जो आमदनी हो रही है, उससे जो मुनाफा है वो आतंकवाद, जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर मैं वही कहूँगी, जो 25,000 जिस तरह का मनगढ़ंत आंकड़ा है, उसी तरह का आंकड़ा ये बता रहे हैं कि इस तरह के हलाल सर्टिफिकेशन से कौन वो लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिनको अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि दिन रात उनको धर्मांतरण करना है, दिन रात उनको लव जिहाद करना है। इसके अलावा आतंकवाद भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल आदित्यनाथ कर रहे हैं बिना किसी प्रमाण के, सिर्फ इसलिए कि अभी बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि ध्रुवीकरण किया जाए हिंदू वोटर का। इससे पहले कि मैं आगे आऊं और आपको बताऊं कि एक बहुत ही अजीब उन्होंने टिप्पणी की है, वो टिप्पणी है पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर, यानी राजनीतिक इस्लाम। पहली बात तो उन्होंने ये भी नहीं बताया वहाँ मौजूद लोगों को कि आखिर होता क्या है, क्या भला है राजनीतिक इस्लाम, और क्या राजनीतिक इस्लाम और जो हिंदुइज्म जिसका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, उन दोनों में क्या कोई फ़र्क है? एक तरफ वो आरएसएस की बात करते हैं जो सीधे तौर पे हिंदुत्व की राजनीति के लिए खड़ा रहता है, उसने जन्म दिया हिंदुत्व की राजनीति को, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इस्लाम जो उसी का एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। दोनों पे ये बातचीत करते हुए एक को बहुत अच्छा और दूसरे को ख़राब बता रहे हैं। मैं एक ही पल में आती हूँ, लेकिन आपको मैं बिहार की याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन नहीं गुजरे, बिहार चुनाव के दौरान आदित्यनाथ को किस तरह से उत्तर प्रदेश से बिहार भेजा गया एक स्टार कैंपेनर के तौर पर, ताकि वहाँ भी वो नफरत के बीज बो दें और फिर वहाँ पर भाजपा वो फसल काट ले जिसमें धर्म के आधार पर वोटर का ध्रुवीकरण हो सके। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसको विकास नहीं चाहिए, उसको बुर्का चाहिए। और उसके बाद एक हंसी हंसते हुए वो कहते हैं, दांत पीसते हुए हंसते हैं और कहते हैं कि देखिए ये वही लोग हैं जब देश से बाहर जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो खूब अपना पासपोर्ट पे भी अपनी तस्वीर दिखाते हैं, वीज़ा पर भी अपनी तस्वीर दिखाते हैं। सुन लेते हैं। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके।
ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। तो इससे पहले आपने देखा कि जिस कार्यक्रम में वो भाग ले रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कार्यक्रम था, 100 साल पूरे हो गए। गोरखपुर में विचार, परिवार, कुटुंब, स्नेह, मिलन नाम का ये कार्यक्रम था और दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव आयोजन, ये अलग अलग आयोजनों में वो भाग ले रहे थे और अलग अलग भाषण दे रहे हैं। तो सीधे सीधे कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मैंने आपसे कहा ना कि इस्लाम के प्रति और मुसलमानों के प्रति जो उनका प्रेम है, जो उनका इश्क है, वो इस मकाम पर पहुंच चुका है कि अब उनके दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं रहता। वो उनके दिमाग में, उनके दिल में और उनके मुख पर सिर्फ यही 2 शब्द रहते हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रमाता के टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहा है ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है, राजनीतिक इस्लाम है, और इससे हमारे जो यानी लोग हैं, महापुरुष हैं, और जो हमारे इतिहास में जो महापुरुष रह चुके हैं वो तमाम लोग लड़ चुके हैं इससे। वो ब्रिटिश राज की बात भी कर रहे हैं और भी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लामिक जो पॉलिटिकल इस्लाम है उससे लड़ते रहे हैं और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा साथ साथ कह रहे हैं कि एक तरफ पॉलिटिकल इस्लाम देखिए और दूसरी तरफ आरएसएस। यहाँ हंसी आती है कि राजनीतिक इस्लाम या पॉलिटिकल इस्लाम ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि जब धर्म में राजनीति घुस जाए, यानी उसी धर्म का एक हथकंडे और हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने लगे, तो उसको हम कहेंगे पॉलिटिकल इस्लाम, यानी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इस्लाम। यानी इस्लाम जब एक तरह का पॉलिटिकल हथियार बन जाए। कई जगहों पे हमने देखा है, जो दुनिया का इतिहास रहा है कि अलग अलग जगहों पर इस्लाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहाँ कट्टरवाद को बढ़ावा दिया गया, या महिला विरोध हम देखते हैं, या एक तरह के इस्लामी राष्ट्र का सपना दिखाते हैं कई तरह के डिक्टेटर्स पूरी दुनिया में। लेकिन भारत को यहाँ जोड़कर जिस तरह से पूरा एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कि सिक्के का दूसरा पहलू है, अगर इधर पॉलिटिकल इस्लाम है तो वो पॉलिटिकल हिंदुइज्म है। अगर पॉलिटिकल इस्लाम को हथियार के तौर पर मानवता के इतिहास में कई बार इस्तेमाल होते हुए हमने देखा है, आज भी इस्तेमाल हो रहा है, या हम देखते हैं अफगानिस्तान में किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि सीधे तौर पर यहाँ आरएसएस भी जो करने की कोशिश कर रहा है वही कर रहा है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म, जिसको हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदुइज्म एक तरफ है, हिंदुत्व दूसरी तरफ है, और हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बेहद राष्ट्र को टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है ये, और सीधे तौर पर इसको भारत से भी जोड़ रहे हैं, और साथ साथ इसी स्पीच के एक हिस्से के तौर पर ये हलाल सर्टिफिकेशन की भी बात करते हैं। तो यहाँ हैरानी की बात यह है कि पूरे तौर पर अब आरएसएस से जो उनका संबंध है, इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि आरएसएस से उनका संबंध कभी भी बहुत बेहतर नहीं रहा, बीजेपी से बहुत बेहतर नहीं रहा। 2017 में इनको मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले का अगर आप पूरा इतिहास देख लीजिए आप, तो सबसे पहले 1998 में गोरखपुर से सांसद बने योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा 2002 में उन्होंने खुद की अपनी जो है एक हिंदू युवा वाहिनी के नाम से अपनी खुद की एक सेना तैयार कर ली, अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, और बीजेपी के खिलाफ गोरखपुर में जो गोरखपुर अर्बन असेंबली सीट है उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट भी उतार दिया। 2014 तक भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन इनका रिश्ता रहा बीजेपी आरएसएस से, लेकिन इसके साथ साथ अचानक सब चौंक गए इस बात को देख के कि कैसे आरएसएस ने उनका चुनाव किया 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब जब से जाहिर है वो मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन इसको सीधे तौर पर इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के एक तरह के सक्सेसर के तौर पर कि उनका वारिस कौन होगा, क्या वो अमित शाह होंगे, या इसके अलावा पार्टी के और बड़े कई नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, या और भी कई लोगों का जिक्र आता है, राजनाथ सिंह का भी जिक्र होता है। इन सबको पीछे हटाकर इस कंपटीशन को बहुत छोटा कर देना चाहते हैं और एक तरह से उनके वारिस के तौर पर अपने को स्थापित करना चाहते हैं, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक भाषा, ज़्यादा से ज़्यादा
हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अपने ऊपर ओढ़ लेना कि मैं सबसे बड़ा मुखौटा हूँ, मैं सबसे बड़ा दावेदार हूँ, मैं सबसे बड़ा हिंदुत्व का धुरंधर हूँ, और नरेंद्र मोदी के बाद या नरेंद्र मोदी के साथ साथ मेरा नाम भी आता है। तो इसका जो सामाजिक जो संदेश है वो तो मैंने आपको बताया ही कि किस तरह से जो मुस्लिम बिजनेसेस हैं, जो भी बचे खुचे उत्तर प्रदेश में हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर ये हमला है। तो दोस्तों, आरिफा खानम की वीडियो देखिए आपने। इस वीडियो के अंदर इन्होंने जो कुछ बताया है उस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पब्लिक ने आपको चुना है, किसी संवैधानिक पद पर बिठाला है, तो एक समानता की बात होना चाहिए। ये बात नहीं होना चाहिए कि किसी एक विशेष समुदाय की तरफ उंगली उठाई जाए। फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी ने इस बयान के पीछे का मकसद बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस बयान के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि हलाल प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी कि जिन लोगों की कंपनीज हैं हलाल प्रोडक्ट की, कहीं ना कहीं उनमें से बहुत सारे लोग टेरर से जुड़े हुए हैं, जो आतंकी लोगों को फंडिंग करते हैं, ऐसा उनका मानना है। हालांकि अगर ऐसा कुछ था तो देश के सामने वो सबूत रखना चाहिए थे कि हलाल प्रोडक्ट बनाने वाली फला कंपनी आतंकवादियों के साथ मिली हुई है या नहीं मिली हुई। देश के सामने सबूत तो रखो। अगर तुम्हें कहीं से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है, तुम्हें कहीं किसी ने बताया है, तो देश को बताओ कि ये हमें यहाँ से पता चला और ऐसा हुआ। केवल खाली कह करके, राजनीतिक रोटियां सेक करके ऐसे तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल आरिफा खानम की बात से आप लोग कितना सहमत है, इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने डीपली आपको समझा ही दिया है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को आंखें और कान खोलकर रहने की ज़रूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हर वो वीडियो आप तक लेकर के आ रहा हूं जिसका दिखाना और जिसका देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल आगे बढ़े, हम तरक्की करें, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसी के साथ साथ हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।